दोस्तों, मैं हूं मनीष लवानिया और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेज में। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में। हमारी लास्ट क्लास चल रही थी तो हम देख रहे थे कि बायोलॉजी के जो जनक कहलाते थे वो थे आपके अरस्तु, और उसी के आधुनिक जनक थे जो थे चार्ल्स डार्विन, और उनकी बुक का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में आई थी। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी दो ब्रांचों में थी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक थे आपके अरस्तु, जिनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपकी थी बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन से थे? थियोफ्रेस्टस, और उनकी किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और उससे पहले हम डिस्कस किया था कि साइंस क्या है। तो साइंस जो थी वो एक शब्द से निकल के आई थी जिसका नाम था क्या? साइंसिया, और उसका मतलब होता था नॉलेज और टू नो, यानी कि ज्ञान और जानना। और वही मैंने अपने शब्दों में कहा था विज्ञान क्या है? वाई एंड हाउ। तो बच्चों, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के जो हमने देखा था बच्चों, जनक कौन थे आपके? प्रारंभिक जनक थे अरस्तु, प्रारंभिक जनक अरस्तु। उसके बाद आधुनिक जनक और वैज्ञानिक जनक, वैज्ञानिक जनक थे कैरोलस लीनियस। उसके बाद इन्होंने वर्गीकरण दिया था द्विजगत, त्रिजगत, चार जगत, और उसके बाद आपका लास्ट आया 5 जगत। तो बच्चों, हमने देखा था कि द्विजगत प्रणाली दी थी कैरोलस लीनियस द्वारा 1758 में, फिर त्रिजगत प्रणाली दी थी अर्नेस्ट हैकेल द्वारा 1886 में, और उसके बाद चार जगत प्रणाली दी थी कॉपलैंड द्वारा 1956 में। तो बच्चों, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब आगे हम चलते हैं, चार जगत प्रणाली के बारे में डिस्कस कर रहे थे अब हम। तो आगे चलते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो देखते हैं बच्चों, चार जगत प्रणाली। ये जो दी गई थी, ये दी गई थी कॉपलैंड द्वारा, 1956 में। इन्होंने बताया था कि चार जंतुओं को चार भागों में बांटा गया है। किस तरह से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, यानी कि पादप जगत, और आपका अंतिम जाता मेटाजोया, यानी कि जंतु जगत। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और आपका मेटाजोया, यानी कि जंतु जगत, और ये आपका पादप जगत। और ये दी गई थी कॉपलैंड द्वारा। और इनका जो आधार था, आधार कौन सा आधार? वर्गीकरण आधार। ये था पोषण के आधार पर, पोषण, न्यूट्रिशन। तो बच्चों, इस चीज को नोट करेंगे। तो देखो, चार जगत प्रणाली जो दी गई है वो दी गई है कॉपलैंड द्वारा 1956 में, जिन्होंने बताया कि सजीवों को चार जगत में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा यानी कि पादप जगत, और मेटाजोया यानी कि जंतु जगत। हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नोट करेंगे इस चीज को आप। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपकी आती है पांच जगत प्रणाली, जो अभी सर्वमान्य है। और ये दी गई थी R.H. विटेकर द्वारा, विटेकर
द्वारा 19 और ये दी गई थी आपको 1969 में। और इसका आधार था बच्चों कोशिका। ठीक है बच्चों। और थी क्या ये सबसे पहले भाई आपका मोनेरा। और मोनेरा में बच्चों आते हैं आपके जीवाणु, बीजीए, नील हरित शैवाल, और इन्हों को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और आपका आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा PPLO। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटिस्टा। इसके अंदर आपका आता है शैवाल, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और आपका आता है जुगलीना, जुगलीना, और अंत में आता है आपका अवपंक कवक, क्राइसोफाइट। ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं मोनेरा के अंदर आता है जीवाणु, बीजीए यानी कि नील हरित शैवाल जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और आपका माइकोप्लाज्मा। फिर दूसरा जो तीसरा आपका आ जाता है वो आता है बच्चों कवक, फंजाई। फिर आपका आता है पादप जगत, और अंत में आपका आता है जंतु जगत। तो बच्चों देखो आप यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे सूक्ष्म जीवों का जो समूह है वो है आपका मोनेरा, जिसमें आपका जीवाणु जो सबसे सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म आपका बीजीए नील हरित शैवाल, दुनिया में सबसे पहले आने वाले, दुनिया में सबसे पहले आने वाले जीव, ये यही है बच्चों जिन्हें बीजीए बोलते हैं, नील हरित शैवाल। दुनिया में सबसे पहले जो जीव आए थे वो कौन थे? बीजीए। और सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन आता है बार बार आपका कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। उसी को क्या बोलते हैं? पीपीओ। और इसी को बोलते हैं पादप जगत का जोकर, जोकर। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर भी बोला जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोटिस्टा। तो देखो जो चीज समझ में नहीं आई उसको डाल दिया प्रोटिस्टा में और मोनेरा में। तो ऐसे प्रोटिस्टा में किसको डाल दिया? शैवाल को, यानी कि पादप है। शैवाल क्या है? पादप। प्रोटोजोआ जैसे कि आपका जूं हो गई और आपके परजीवी हो गए, तो ये क्या है? आपके जंतु। और जुगलीना क्या है? मध्य की कड़ी, किसके? पादप और जंतु। जुगलीना क्या है? क्वेश्चन आता है कि पादप और जंतुओं के मध्य की जो कड़ी होती है, उनकी जो कनेक्टिंग लिंक होती है, वो क्या कहलाती है? जुगलीना कहलाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवपंक कवक। तो देखो बच्चों, अवपंक कवक क्या होता है? आपने कभी सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है पानी से डूबने के कारण, तो जब जांच करने पर पता लगाया जाए कि व्यक्ति की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है या पानी में डूबने से पहले हुई है, तो उसके लिए इसी अवपंक कवक का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर आपका एक आता है डायटम्स। और डायटम्स के अंदर क्या होता है? उसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है। और जब कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरेगा तो जाहिर सी बात है वो सांस लेगा, और जब सांस लेगा तो पानी अंदर जाएगा, और पानी के साथ साथ क्या चले जाएंगे? डायटम्स जाएंगे। क्या जाएंगे बच्चों? डायटम्स।
और जब डायटम्स अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो आपको इंस्पेक्शन के दौरान, जांच के दौरान हमारे फेफड़ों में मिलेंगे। तो उससे साफ सिद्ध हो जाएगा कि व्यक्ति की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। और अगर डायटम्स नहीं मिलेंगे पानी फेफड़ों के अंदर तो पता लगेगा कि व्यक्ति की मौत पहले हुई है और बाद में उसको डुबाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कवक, फंगस। ठीक है बच्चों, फफूंदी, इसी को क्या बोलते हैं? फफूंदी। ठीक है, फफूंदी, फंगस, फंजाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है पादप जगत, प्लांटी। फिर आपका एनिमल। तो बच्चों जो हमारा जो ये 5 जगत प्रणाली है आर एच व्हिटेकर द्वारा जो दी गई 1969 में, इसी को ही सर्वमान्य माना गया है। उसके अलावा अभी कार्ल बोज द्वारा एक छठी प्रणाली भी दी गई है जिसमें इन दोनों में से ही प्रजातियों को अलग करके सेपरेट किया गया है। तो हमारा अभी उसका लेना देना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे हमारा 5 जगत प्रणाली जो कि किसके द्वारा दी गई है? आर एच व्हिटेकर द्वारा 1969 में। तो बच्चों आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो देखो बच्चों नोट कर लिया आपने, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट बच्चों, देखो बच्चों अभी जो आर एच व्हिटेकर ने जो अपना जो आधार दिया था सजीवों को डिवाइड करने का, वर्गीकरण करने का, वो आधार क्या दिया था? कोशिका। कोशिका, सेल। क्या दिया बच्चों? सेल। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे अब कि सेल क्या होती है। तो बच्चों आप जानते हो कि जब कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जब घर बनाता है तो उसकी जो बुनियादी जो वस्तु होती है वो क्या होती है? एक ईंट होती है, सिंगल ईंट होती है, एक एकल ईंट होती है जिससे पूरा मकान ईंट बाय ईंट बनता जाता है। तो ऐसे ही कोई भी अगर लिविंग है, कोई भी सजीव है, कोई भी जीवन है जिसके अंदर जीवन है, तो उसके जीवन के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तो कोशिका क्या होती है? किसी भी सजीव के जीवन की वह निर्मात्री इकाई होती है। जैसे घर को बनाने के लिए क्या होती है? ईंट होती है। वैसे ही एक मनुष्य या किसी भी सजीव के जीवन की निर्मात्री इकाई क्या होती है? सेल। जीवन की निर्मात्री इकाई क्या होती है? सेल होती है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो हम समझेंगे कि कोशिका किसी भी सजीव के जीवन की वह इकाई होती है जो उसके संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। समझ पा रहे बच्चों? तो कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? सजीव के जीवन की सूक्ष्म कार्यात्मक, ठीक है, संरचनात्मक, मूलभूत, आनुवांशिक एकल इकाई होती है। समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीव के जीवन की सूक्ष्म कार्यात्मक, संरचनात्मक, मूलभूत, आनुवांशिक एकल इकाई होती है। यानी कि किसी भी जीवन के निर्माण के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। बच्चों समझ में आ रहा है आपका कि सेल इज द फंक्शनल जेनेटिक और माइक्रो सिंगल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, समझ पे आ रहे हैं हम? संरचनात्मक होती है, कार्यात्मक होती है, आनुवांशिक होती है और
फंडामेंटल होती है, यानी कि मूलभूत इकाई होती है, और वो भी कैसी, एकल इकाई होती है। तो दुनिया में जितने भी जीव पैदा होते हैं वो हमेशा और हमेशा एक जीव एक सेल से पैदा होते हैं और उसके बाद उसका पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो यानी कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका अपने आप में स्व जनन में सक्षम होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, कैसा गुण होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन क्वालिटी। यानी कि ये स्वयं क्या कर सकती है, गुणन करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है। यानी कि मल्टीप्लाई मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर 2 कोशिका से पूरा। तो बच्चों, हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कोशिका के बाद टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन समूह बनेगा, यानी कि ऑर्गन ग्रुप बनेगा, और ऑर्गन ग्रुप से क्या बन जाएगी, कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी का निर्माण होगा किससे, सेल से ही होगा। तो समझ पाए बच्चों आप कि कोशिका क्या है। कोशिका किसी भी जीवन के निर्मात्री इकाई होती है जो अपने आप में क्या होती है, सूक्ष्म होती है, कार्यात्मक होती है, संरचनात्मक होती है, मूलभूत होती है, आनुवांशिक होती है और एकल इकाई होती है। और सभी जीवों का जो शरीर है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। समझ में आया बच्चों आपके ये कि कोशिका किसी भी सजीव की मूलभूत और निर्मात्री इकाई होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों कि कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक। तो बच्चों देखिए, वो थे हार्टपिग। वो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका नाम दिया था सेल। ठीक है बच्चों, तो कोशिका का जो शब्द का नाम जो दिया है वो किसने दिया है, हार्टपिग द्वारा दिया गया है। अब बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि कोशिका क्या होती है, कि कोशिका किसी भी जीवन के निर्माण की निर्मात्री इकाई होती है, सूक्ष्म होती है, कार्यात्मक होती है, फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक होती है, फंडामेंटल यानी कि मूलभूत होती है, और सूक्ष्म होती है, और अपने आप में एकल होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों, कोशिका के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार से। एक होता है प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक फैक्ट्री का उपयोग करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि देखो बच्चों, समझने के लिए कि प्रोकैरियोटिक और आपकी यूकैरियोटिक। देखो बच्चों, अब समझते हैं। प्रो और यू और कैरियोटिक, एक शब्द लग रहा है कैरियोटिक। प्रो मतलब होता है आपका प्राचीन, अधूरा,
अल्प विकसित। ठीक है, और बच्चों इसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही यू का मतलब होता है गुड, अच्छा या विकसित, और इसका मतलब होता है केंद्रक, सुव्यवस्थित। समझ रहे बच्चों आप कि ये एक ऐसा केंद्रक है, यानी कि ये एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर जो केंद्रक है वो कैसा है, प्राचीन, अधूरा, आदिम। आदिम मतलब बाबा आदम के जमाने का, जिसे हम कहते हैं बाबा आदम के जमाने का। अल्प विकसित हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं बेटा कि एक ऐसी कोशिका है प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर जो कोशिका के जो भाग होते हैं, जो उसके कोशिकांग होते हैं, हम आगे समझेंगे इस चीज़ को कि कोशिकांग क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इतना समझते हैं बच्चों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, सूक्ष्म है लेकिन अल्प विकसित है। सूक्ष्म होती है सारी कोशिकाएं, लेकिन ये क्या है, अल्प विकसित है। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, इसमें सारी चीज़ें मौजूद होगी, इसमें कमी होगी, इसमें पूर्ति होगी। समझ पा रहे बच्चों आप? तो यहाँ पर हम कुछ मैं नाम लिख देता हूँ आपको। अल्प विकसित मतलब जिसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित हो। जिसे हम कहते हैं बिखरा हुआ केंद्रक, जिसके अंदर डीएनए कैसा हो, नग्न हो, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, जिसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे हो, एब्सेंट हो। ठीक है बच्चों, अब झिल्ली कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, और इसके अंदर जो राइबोसोम होगा, इसके अंदर राइबोसोम जो होगा वो होगा 70S। ठीक है बच्चों, इधर मैं लिख देता हूं कि विकसित में क्या होगा, उल्टा होगा, सुव्यवस्थित केंद्रक होगा, झिल्ली युक्त होगा। ठीक है, फिर डीएनए कैसा होगा, डीएनए झिल्ली युक्त होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होंगे। ठीक है, और राइबोसोम कैसा होगा, राइबोसोम 80S होगा। तो बच्चों देखो, ये तो अभी मैंने लिख दिया है, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। समझ रहे बच्चों आप? तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। लेट सपोज करते हैं कि हमने कोई एक छोटी सी फैक्ट्री डाली है। क्या किया बच्चों, हमने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली है। हमने क्या किया, एक कमरा ले लिया, कमरे के अंदर 4 दीवारी है और उसी के अंदर हम कुछ मशीनें डाल ली। क्या किया बच्चों, हमने एक फैक्ट्री के लिए हमने एक रूम ले लिया, उसके अंदर कुछ मशीनें डाल दी और उसके अंदर हमने जो बॉस था वो एक चेयर लगा के बैठ गया, वर्कर काम करेंगे, मशीनें लगा दी है। अब बच्चों आप समझना कि हमने फैक्ट्री जो डाली है उसके अंदर ना तो कोई सेक्रेटरी है, ना ही कोई ऑफिस है, ना ही कोई कैबिन है, और ना ही कोई एक अपना एक होता है PA, वो भी नहीं है। समझ रहे बच्चों आप? तो देखो बच्चों, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो सिर्फ एक कमरे के अंदर है, जिसके अंदर हमने कुछ मशीन डाल दी है। और मान लो हम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज़ का, मान लेते हैं हम
वो सैनिटाइजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? एक सैनिटाइजर बना रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है? सैनिटाइजर। अब आपका बॉस कौन है? बॉस विच इज बॉस? बॉस इज केंद्रक, क्योंकि कोशिका का जो केंद्रक होता है वही बॉस होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो ऐसी ही जो फैक्ट्री डाली, किसने डाली? बॉस ने डाल ली। ये बॉस ने क्या कर लिया? एक कंपनी डाल दी, ठीक है। और बॉस क्या है कि चेयर लेके बैठ गया है, ये मशीनें लगी है, वर्कर काम कर रहे हैं। अब बॉस ने ऑर्डर दे दिया, भाई सैनिटाइजर बनाना, हमें रिक्वायरमेंट है सैनिटाइजर की, ठीक है। लेबर काम कर रही है, बेचारा बॉस है, चेयर लेके कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उससे कह रहा है बच्चा भाई तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, तू वो काम कर ले, मतलब खुद ही कम्युनिकेट कर रहा है लेबर से और मतलब एम्प्लॉय से। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित है ना, छोटी फैक्ट्री है, सुविधाएं कम है। समझ रहे बच्चों आप? तो बॉस ने ऑर्डर दिया ये आप सैनिटाइजर बनाइए। अब बॉस का ऑर्डर लेके कौन गया? ये आपका डीएनए। जो डीएनए बेचारा खुद कैसा था? नग्न। नग्न का मतलब ये नहीं कपड़े नहीं पहन रखे, नग्न का मतलब झिल्ली नहीं थी। समझ बच्चों? चड्डी वड्डी का मतलब समझना मत आपकी कि क्या है। नग्न का मतलब कपड़े नहीं पहन रखे, उसके अंदर क्या है? झिल्ली नहीं है, ठीक है बच्चों। अब डीएनए आया और उसने कहा भाई काम करिए। अब लोग जो वर्कर थे काम करना शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कर दिया तो आपको पता है बच्चों कि जब कंपनी में काम करते हैं तो खाने का टाइम भी होता है नहीं होता है? तो उसके लिए क्या करते हैं? लेबर टिफिन लेके आती है। अब होता क्या है बच्चों कि छोटी फैक्ट्रियों में कैंटीन नहीं होती है, लेबर अपने कोने में बैठ के खाना खा लेती है या फिर बाहर चली जाती है, ऐसे ही होता है। अब खाना खाने का टाइम हो गया तो लेबर ने क्या करा? अपना टिफिन लेकर बाहर चले गई और टाइम पास करके आराम से आई। अब बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि जब लेबर जाएगी आधे घंटे का समय 1 घंटे में लगाएगी तो टाइम वेस्ट होगा, कंपनी का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। क्यों? क्योंकि जो खाना जो बनाता है वो कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम कैसा है? छोटा वाला है, छोटा है। अब यहाँ छोटे से मतलब ये है कि कंपनी के पास खुद की कैंटीन नहीं है जो खाना बना सके और जहाँ पर बैठ के लेबर खाना खा सके, ठीक है। तो कंपनी छोटी है इसलिए इसका मतलब राइबोसोम भी छोटा है। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा है? अधूरा है, अल्प विकसित है, ठीक है। और जो डीएनए है, जो उसका जो मैसेंजर है, जिसके पास इंफॉर्मेशंस हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होती है बेटा? इंफॉर्मेशंस होती हैं। क्या होती है? इंफॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं। और वो कैसा है? अल्प विकसित मान सकते हैं इसको आप, ठीक है बच्चों। अब इसने कहा किससे? राइबोसोम से। भाई लेबर से कहा जल्दी खाना खा के आ जाओ भाई, तुम टाइम ज़्यादा लगाते हो। अभी एक पॉइंट नोट किया गया कि छोटी कोशिका में राइबोसोम कैसा होता है? 70S का होता है। डीएनए कैसा होता है? नग्न होता है। केंद्रक कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। छोटी फैक्ट्री समझ में आ रही बच्चों? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्या होता है कि भाई कंपनी है, कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है और उसके पास खुद का पावर बैकअप नहीं है। अब मान लो सपोज करो कि कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है और अचानक से लाइव ट्रिप कर जाती है। अब लाइव ट्रिप कर गई, लेबर बैठ गई आराम से, भाई लाइट गई, अब काय का प्रोडक्शन? अब क्या करेंगे प्रोडक्शन? लेबर बैठ गई है। अब लेबर बैठ गई तो टाइम वेस्ट हो रहा है कंपनी का। अब सबसे बड़ी बात कि उसके पास क्या नहीं है? खुद का पावर बैकअप नहीं है। और पावर बैकअप किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। समझ रहे बच्चों कि खुद का पावर बैकअप नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, पावर बैकअप नहीं। एक दूसरा पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सिंपल सी बात। उसके बाद अब बच्चों आपने देखा कि कंपनियों में क्या होता है? सामान को इधर ले जाने उधर ले जाने के लिए क्या होता है? बड़ी कंपनियों में बेल्ट सिस्टम लगा होता है, कन्वेयर लगे होते हैं। जो सामान इधर से लिया उधर उठाया, उधर बेल्ट से इधर डाला, उधर निकला, इधर डाला उधर निकला, तो बेल्ट सिस्टम लगा होता है। तो बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं वो, हम किसकी कंपनी की बात कर रहे हैं? जो बड़ी कंपनियां होती हैं, विकसित कंपनी होती हैं, उनमें ऐसा होता है। अब ये कौन सी कंपनी? छोटी कंपनी, अल्प विकसित कंपनी। अब इसके पास काहे का बेल्ट सिस्टम? अब प्रॉब्लम ये नहीं कि भाई सामान उठा के लेबर खुद ही पैक कर रही है, खुद ही ले जा रही है, खुद ही वहाँ पर रख रही है, कभी यहाँ पर रख रही है, तो उससे क्या हो रहा है? कंपनी का समय व्यर्थ हो रहा है। समझ में आया बच्चों? और जो ये बेल्ट सिस्टम होता है, ये क्या होता है आपका? अंतःपरद्रवी जालिका, जिसे बोलते हैं नेटवर्क। इसमें नेटवर्क का काम कौन करता है? अंतःपरद्रवी जालिका। तो तीसरी हमें एक अन्य कमी नजर आई कि छोटी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःपरद्रवी जालिका नहीं होती है। समझ में आया बच्चों आपके पास? ठीक है। अब देखो बच्चों,
जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई तो होगा जो हिसाब रखता होगा, भाई किससे सामान लेना है, किसको देना है, किसको ऑर्डर किसको पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, कितने समय पे पहुंचाना है। होता नहीं होता है भाई, हम मैनेजर रखते हैं ना जो हिसाब रखता है भाई किसका ऑर्डर लेना है, किसका पेमेंट लेना है, किसको ऑर्डर डिलीवर करना है, किस समय करना है, किस तारीख को करना है, किसी से ऑर्डर लेना है। तो इसका मतलब हमारे पास एक मैनेजर नहीं है। क्या नहीं है? एक मैनेजर नहीं है। और कोशिका का मैनेजर कौन होता है? गोल्जी का है। क्या होता है? ट्रैफिक कंट्रोलर। हमारे पास यानी कि छोटी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? गोल्जी का है नहीं होता है। ये बात समझ में आई कि छोटी कोशिका का मतलब क्या हो गया? जिसका जो अल्पविकसित कोशिका होती है, जिसका केंद्रक बिखरा हुआ होता है, अल्पविकसित होता है। समझ रहे बच्चों? जिसके अंदर डीएनए नग्न होता है, जिसके अंदर कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि पावर बैकअप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, और नेटवर्क की बात करें तो अंतःपद्रवी जालिका, और ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो गोल्जी कार्ड। समझ रहे बच्चों? अब ये समस्याएं आ रही हैं, कैंटीन खुद की नहीं है, लेबर बाहर जाके टाइम पास कर रही है, तो बहुत सारी समस्याएं आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जो अल्प विकसित होती हैं, जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है। तो देखो बच्चों, कई बार सुनने में आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी कोशिका नहीं होती है जिसके अंदर केंद्रक हो ही ना। केंद्रक का होना अति आवश्यक है। क्या कभी सुना है कि बिना सीपीयू के कंप्यूटर चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसलिए कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन छोटी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने बोलो क्या बोलो बच्चों? यूकैरियोटिक मतलब गुड, अच्छा, विकसित, सुव्यवस्थित, केंद्रक, झिल्ली युक्त। अच्छा केंद्रक हो गया, विकसित हो गया, झिल्ली युक्त हो गया। डीएनए कैसा हो गया? झिल्ली युक्त हो गया, यानी कि कपड़े पहन कर आ गया। अब भाई साहब कंपनी आपकी चल गई है, अब डीएनए कहाँ मतलब ऐसे रहने वाला है? अब वो बिल्कुल तैयार होके आएगा, झिल्ली युक्त होगा। फिर हिस्टोन प्रोटीन, समझना बच्चों। अब की बात, पहली कोशिका थी छोटी थी, कंपनी छोटी थी, तो बॉस के पास एक बढ़िया चेयर नहीं थी, यानी कि होते हैं ना जिस पे बैठ जाते हो, कभी पीछे कभी आगे, ऐसे सपोर्टिंग चेयर नहीं थी। अभी क्या है कि डीएनए बॉस के पास, केंद्र के पास हिस्टोन प्रोटीन आ चुका है। कौन आ चुका है? हिस्टोन प्रोटीन। बिल्कुल सपोर्ट दे दिया उसको। किसको? आपकी चेयर को। बॉस की चेयर सपोर्ट देके बैठा है। अब बॉस कभी ऐसे ऐसे करके बैठा है, और बॉस का केंद्र, बॉस ने केंद्र की झिल्ली युक्त हो गया। अब बॉस का क्या बन गया? कैबिन। बॉस का क्या बन गया? बॉस का कैबिन बन गया। भाई अब क्या हो गया? आपका जो प्रोडक्ट था वो चल गया, डिमांड बढ़ गई, पैसे ज़्यादा आ गए, तो बॉस ने क्या कर दिया? फैक्ट्री में अपने एक कोने में क्या कर लिया? एक कैबिन बना लिया, और बाहर किसको खड़ा कर दिया? डीएनए को। और एक बढ़िया शानदार कुल एक चेयर ले ली, बिल्कुल आज से आगे पीछे। कैसी चेयर ले ली? एक बिल्कुल सपोर्टिंग, कभी कमर पे ऐसे 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 सपोर्टिंग वाली चेयर, बिल्कुल आरामदायक। अब बॉस ऑर्डर दे रहा है डीएनए को, बताओ भाई क्या हो रहा है बाहर? क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसको ऑर्डर दे रहा है? डीएनए को। और पूछ रहा है भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अब डीएनए जिसने छोटी कंपनी में काम करता उसने तो नोट कर रखा था, क्या कर रखा था कि भाई हमारी कंपनी में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, डिफॉल्ट हैं। तो सबसे पहले तो कह दिया, सर जी ऐसी बात है कि हमारी लेबर बाहर जाकर खाना खाती है। हमारी जो कंपनी है कि जो लेबर है वो बाहर जाके खाना खाती है। ठीक है, तो बॉस ने क्या कहा? तो बॉस ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, खुद की कैंटीन डाल दो, अपनी खुद की कैंटीन डाल दो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉस ने कह दिया और उसने डाल दिया, और खुद का राइबोसोम आ गया, खुद का राइबोसोम आ गया, ATS, बड़ा राइबोसोम आ गया। अब खाना यही खाएगी लेबर। अब लेबर को परेशानी हो गई, लेबर पहले 1 घंटे में आती थी, अब वहीं खाना खा के टाइम पे पहुंच रही है, कंपनी का फायदा हो गया। ठीक है, ठीक है, अब कैंटीन का टाइम तो बचा लिया। अब नेक्स्ट डीएनए बाहर देख रहा था, भाई प्रॉब्लम क्या है कि अब लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो लेबर फिर बैठ गई। अब डीएनए कहाँ रहेगा? अब तो बिल्कुल सेक्रेटरी बन गया, अब तो सारी सूचना देने वाला बन गया, अब तो सारी सूचना बताएगा कि खुद के नंबर बढ़ाने, भाई प्रमोशन लेना है ना डीएनए को। तो प्रमोशन लेने के क्या, सीधा गया बॉस के कैबिन में, बॉस 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 हमारी कंपनी में लाइट चली गई और लेबर बैठ गई है। अच्छा तो क्या करें? सर एक काम करते हैं, अपना खुद का पावर बैकअप ले लेते हैं, जनरेटर ले लेते हैं बिजली वाला। बोले ले लो, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, जनरेटर ले लो। तो क्या कर दिया? खुद का माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। खुद का क्या ले लिया?
माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। खुद का क्या ले लिया? पावर हाउस। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह। तो डीएनए ने अपना प्रमोशन कर लिया और क्या कहा? सॉरी बच्चे, एक बार गले में तो डीएनए ने कह दिया सर जी हमारा खुद का पावर बैकअप होना चाहिए, लाइट चली जाती है, लिवर बैठ जाती है। बॉस ने भी कह दिया कोई बात नहीं, तुम खुद का माइटोकॉन्ड्रिया ले आओ और यहाँ पे जैसे लाइट जाए अपना जनरेटर चालू कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो विकसित कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। खुद की कैंटीन पाई जाती है, राइबोसोम, एटीएस पाया जाता है। ठीक है। अब बॉस अंदर कैबिन में बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल कोई अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो डीएनए से पूछ के जाएगा कि हाँ सर बॉस मैं आई कम इन। डीएनए बताएगा हमें जाना है कि नहीं जाना है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब डीएनए सारी नज़र रख रहा है। अब बाहर दिक्कत हो गई तो बॉस ने अंदर से पूछा डीएनए बताओ क्या हो गया? सर हुआ कुछ नहीं है, जो सामान बन गया बहुत ज़्यादा, अब उसको लोड करने में और ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा तो एक काम करो, खुद का ईआर बना लो। खुद के लिए क्या ले लो? ईआर बना लो, यानी कि नेटवर्क फैला दो पूरी कंपनी में कि सामान इधर से बनेगा, उधर जाएगा, उधर लोड होगा, उधर बाहर निकलेगा, सीधा बाहर गाड़ी के पास लोड होने के लिए बाहर निकल जाएगा, सीधा गाड़ी में लोड हो जाएगा। यानी कि पूरा नेटवर्क बना दिया। तो जो आपकी विकसित कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें क्या पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, एक नेटवर्क पाया जाता है। तो बच्चों क्या समझे आप? जो छोटी कोशिका में नहीं थी वो आपकी बड़ी कोशिका में पाए जा रहे हैं। खुद की कैंटीन एटीएस राइबोसोम, खुद का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का नेटवर्क अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बॉस ने कहा था ठीक है कर दिया काम, डीएनए का सब कर दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा ठीक है। अब प्रॉब्लम, सामान बन गया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेबर काम कर रही है, पावर हाउस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब रिकॉर्ड कौन करेगा कि कितना माल किसको देना है, किससे लेना है, किससे? क्योंकि बॉस तो बिजी हो गया, बॉस अंदर कैबिन में, अब मैनेजर चाहिए। तो बॉस ने क्या कहा कि अपने लिए अकाउंटेंट रख लो, मैनेजर रख लो। ठीक है, मैनेजर रख लिया गया। खुद का क्या रख लिया? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। खुद के लिए क्या रख लिया? ट्रैफिक कंट्रोलर। अब गोल्जी बॉडी नियंत्रण कर रहा है कि किसका कितना सामान पहुंचाना है। अब यहां पर सामान से मतलब नहीं है, गोल्जी क्या करता है, हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों कि गोल्जी क्या नियंत्रण करता है कि किसको कितना प्रोटीन देना है, किसको कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, किसको कितना विटामिन देना है, किसको कितना जल देना है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? गोल्जी कंट्रोल करता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जो ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो अभाव था छोटी कोशिकाओं में, उन अंगों का इसमें क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या होता है बच्चों? प्रभाव होता है। अब जैसे ये कोशिकाएं कौन कौन सी होगी? जैसे कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जैसे कि जीवाणु, वायरस, विरियन एटसेट्रा। और ये कौन सी होगी? आपकी समस्त जीव, जैसे कि पादप, जंतु, शैवाल, कवक एटसेट्रा। तो बच्चों जहाँ तक मैं जानता हूँ आप समझ पाए होंगे कि हमारी छोटी कंपनी मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और विकसित कंपनी मतलब आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, मैं जहाँ तक समझ पाऊँगा आपको समझ में आएगी, आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उस सर्कल में आप इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।